अब देख लेते हैं मनुष्य का आहार नल। ठीक है, कहां से शुरू होता है? मुख, मुख के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसिका, उसके बाद अमाशय, फिर छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। देखिए कुछ इस तरह से। देखिए यह है मुख, मुख के बाद क्या हुआ? तो मुख के बाद हो गया आपका ग्रसनी, ग्रसनी के बाद क्या हुआ? ग्रसिका। देखिए पहले है मुख, मुख के बाद ये हो गया आपका ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ये हुआ आपका ग्रसिका, ये है अमाशय, ये है छोटी आंत और ये है आपका बड़ी आंत। ठीक है, तो आपसे कभी कभी पूछ देता है क्रोनोलॉजी, सॉरी इसको सजाने के लिए दे देगा कि भोजन किस किस तरीके से शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो सबसे पहले मुख में, मुख के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसिका, के बाद अमाशय, के बाद छोटी आंत, के बाद बड़ी आंत में। ठीक है, अब हमारा भोजन ग्रसिका से होते हुए ग्रास नली में पहुंचती है, ग्रसनी से ग्रसिका, यानी ग्रसनी ये पार्ट हुआ और फिर ये हुआ ग्रास नली। ग्रास नली को हम क्या कहते हैं? ग्रसिका। ग्रसिका में प्रवेश करती है और फिर कहां पहुंच जाती है? अमाशय में पहुंच जाती है। अब हम लोग देखते हैं ग्रसनी। मुख गुहा कहां खुलती है? ग्रसनी में खुलती है। ठीक है, सो ये है मुख गुहा और ये कहां खुला? ग्रसनी में खुला। ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं? ग्रसनी। मुख गुहा ग्रसनी में खुलता है। ये कितना सेंटीमीटर लंबा होता है? मात्र 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो ग्रसनी में दो चीज होता है, एक है श्वास नली, यानी कि श्वास भी जाता है इससे और भोजन भी जाता है इसी से, दोनों गुजरता है। यहाँ पे एक बल्ब होता है, इसे घाटी ढक्कन भी कहते हैं या एपिग्लोटिस कहते हैं, एपिग्लोटिस घाटी या एक बल्ब कहते हैं। ये करता क्या है? देखिए कुछ इस तरह से होगा, ये ग्रसनी से ही दोनों निकला, भोजन भी निकला, श्वास भी आपका गया अंदर। तो एक्चुअली देखिए यहां से आपका भोजन निकल गया है ना, ये है आपका फूड, फूड निकल गया इस तरीके से। और एपिग्लोटस कौन है? तो एपिग्लोटस यहाँ पे है, देखिए एपिग्लोटस ये वाला है, एपिग्लोटस। ये करता क्या है? ये जैसे ही आप सांस लेंगे ये खुलेगा और आपका श्वास जो है इस मार्ग से होते हुए अंदर जाएगा। जैसे भी आप भोजन करेंगे ये बंद हो जाता है, ये बंद हो गया और आपका भोजन ऐसे जाएगा। आपका भोजन कभी भी फेफड़ा में नहीं जा सकता है, तो यहीं से भोजन जो है कहां पे जाता है? भोजन ऐसे निकल जाएगा और जब हम लोग श्वास लेते हैं तो ये खुलता है, ढक्कन खुलता है ऐसे, एपिग्लोटस। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज्ड, यानी कि बंद। कौन बंद? एपिग्लोटस। एपिग्लोटिस जो है यहाँ पे बंद है। तो श्वास लेंगे तो ये खुलेगा और भोजन जैसे ही जाएगा ये अपने आप बंद हो जाएगा, अपने आप। श्वास जाएगा ऐसे खुलेगा, भोजन जाएगा तो ये अपने जैसे ही इस पे भार पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? नीचे धंसेगा, नीचे धंसेगा और ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। देखिए ये खुला हुआ है, ओपन एपिग्लोटिस, ये खुला हुआ है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? खुल जाता है और जैसे ही भोजन जाता है तो ये जो है यहां से क्या हो जाता है? नीचे की ओर इस तरह से बैठ जाता है। देखिए यहाँ पे क्लोज्ड रूप में दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से कौन रोकेगा? एपिग्लोटिस बल्ब रोकता है। ठीक है, अब ग्रास नली में भोजन का पाचन, कोई पाचन नहीं होता है। लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है और यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा? तो करीब 7 सेकंड का टाइम लगता है। यहां से अमाशय में भोजन जाने में 7 सेकंड का समय लगता है। लंबाई पूछा है कितना है? 25 सेंटीमीटर लंबाई होता है। पाचन होता है क्या? कोई पाचन नहीं होता है। आपसे पूछेगा कि पाचन तंत्र में किस स्थान पे कोई पाचन नहीं होता है, तो ग्रास नली यानी ग्रसनी में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है।
ये सीधे हमारे किससे जुड़ा हुआ होता है, तो सीधे हमारे अमाशय से जुड़ा होता है। ये देखिए ग्रास नली जो है ये सीधे किससे जुड़ा होता है, तो आपका अमाशय से जुड़ा होता है। ग्रास नली में पाचन नहीं होता, क्यों नहीं होता, तो इसमें किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं पाई जाती है, इसमें केवल और केवल श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। श्लेष्मा ग्रंथि का काम क्या है, श्लेष्मा का श्रवण करना। श्लेष्मा क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, स्नेहक है, जो भोजन को क्या करता है, चिकना बनाता है। पूरा ग्रास नली को क्या करेगा, चिकना बना देगा। अब क्रमानुकुंचन विधि के द्वारा भोजन जो है अंदर प्रवेश करता है। क्रमानुकुंचन विधि क्या होता है, तो देखिए जो भी हम भोजन करते हैं तो इस तरीके से आपका भोजन अंदर जाएगा। देखिए आपका भोजन यहां पे है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा सरकेगा। दूसरा फेज में देखिए ऊपर से बंद होते जाएगा। इससे गति को कहते हैं क्रमानुकुंचन विधि। गति, क्रमानुकुंचन गति। ये भोजन यहां पहुंचा और ये आपका अमाशय है और इसमें आके गिरेगा। ऊपर से बंद होते जाता है और नीचे से ही खुलते जाता है। इस गति को कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। और ध्यान रखिएगा पूरा भोजन यानी पूरा आंत में इसी तरीके से हमारा भोजन जो है गति करता है। इस गति को कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन क्रिया के द्वारा भोजन नीचे सरकता है। ध्यान रखिएगा मुख के भोजन को क्या कहते हैं हम लोग, बोलस। जब ये अमाशय में चला जाता है तो इसको कहते हैं काइम, और अमाशय से बाहर निकलता है और जब आंत में चला जाता है तब इसको कहते हैं काइम। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है अमाशय, जठर या फिर गैस्ट्रिक, है ना। अमाशय के बारे में हम लोग को देखना है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इसका आकार कैसे होता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होता है। ठीक है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग हिस्सा है। कहां होता है, तो देखिए यहीं पे होता है आहार नाल। ये आपका दाहिना हाथ है, ये आपका बायां हाथ है, तो यहाँ पे होता है आहार नाल। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होता है। और आहार नाल का सबसे चौड़ा स्थल अगर पूछे तो आपका यही अमाशय है। इसे इंग्लिश में गैस्ट्रिक भी कहते हैं, स्टमक भी कहते हैं, है ना। किस ओर पाई जाती है, बाईं ओर पाई जाती है। और अमाशय के भोजन को क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिए भोजन कितना देर तक रहता है, 4 घंटे तक रहता है। भोजन यहाँ पे पूरे 4 घंटा रहता है। देखिए अमाशय में भोजन धारण करने की क्षमता कितनी होती है, 1.5 से 2 लीटर होती है। मुख के भोजन को क्या कहते हैं, बोलस। और अमाशय के भोजन को क्या कहते हैं, कायम। कायम कितना होता है, लगभग 1.5 से 2 लीटर में होता है। ठीक है, अब देखिए अमाशय में केवल और केवल प्रोटीन का पाचन होता है। मुख में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। अमाशय में किसका पाचन होता है, तो प्रोटीन का। ठीक है, कुछ हद तक वसा का पाचन होता है, बहुत कम मात्रा में, 1-8% वसा का पाचन होता है। ठीक है, अब हम लोग अमाशय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अमाशय में कुल मिला के 4 प्रकार की कोशिका होती है। कौन कौन, एक पेराइटल, दूसरा है म्यूकस कोशिका, तीसरा है जी कोशिका और चौथा है आपका पेप्टिक कोशिका। इसको मुख्य कोशिका भी कहते हैं, मुख्य कोशिका। अब चलिए देखते हैं चारों का काम क्या है। सबसे पहले जब भी भोजन जाएगा तो जी कोशिका सबसे पहले क्या होता है, एक्टिव हो जाता है और यहां से एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकालता है, गैस्ट्रिक हार्मोन। गैस्ट्रिक हार्मोन। अब अगला सवाल यह है कि गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करता है। तो ये 2 कोशिकाओं को क्या करता है, एक्टिव करने का काम करता है। पहला पेराइटल कोशिका और दूसरा पेप्टिक कोशिका यानी कि मुख्य कोशिका। दोनों एक्टिव हो जाता है, मतलब जब तक ये गैस्ट्रिक हार्मोन नहीं निकलेगा तब तक ये दोनों सोए हुए रहेगा, ये पेराइटल कोशिका और पेप्टिक कोशिका। अब जैसे ही ये एक्टिव हुआ, ये एक विशेष प्रकार के तरल पदार्थ निकाल देगा जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड होता है। कितना पीएच होता है, 1 के करीब में, 1 से 2 के आसपास में होता है इसका पीएच, HCl का। पेप्टिक कोशिका क्या करेगा, पेप्टिक कोशिका 2 प्रकार के यहाँ पे, है ना, 2 प्रकार के एंजाइम का स्राव करता है। ठीक है, तो पहला कौन होता है, पहला है पेप्टिक कोशिका के द्वारा पेप्सिनोजन और दूसरा है प्रोनेनिन। पेप्सिनोजन और प्रोनेनिन, यहां से निकलेगा पेप्सिनोजन और दूसरा प्रोनेनिन। ये 2 एंजाइम निकला। ठीक है, लेकिन ये दोनों निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय है।
कोई काम का नहीं। ठीक है, तो पेप्टिक कोशिका से क्या निकला, पेप्सिनोजन और प्रोनेनिन, ये दोनों क्या है, निष्क्रिय फॉर्म में है। अब इसको सक्रिय फॉर्म में कौन लाएगा, तो HCl। जैसे ही इसमें HCl मिला और ये सक्रिय हो जाता है और ये बन जाता है पेप्सिन। ठीक है, और जैसे ही इसमें HCl बना और ये बन गया प्रोरेनिन, है ना, प्रोरेनिन, ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेनिन में। ये इसका सक्रिय फॉर्म है। यानी कि ध्यान रखिएगा, पेप्टिक कोशिका से क्या निकलता है, तो पेप्सिनोजन और प्रोनेनिन एंजाइम। ठीक है, लेकिन ये होता है निष्क्रिय, कोई काम का नहीं है। अब जैसे ही HCl इसमें मिला, इसको क्या करता है, सक्रिय। तो सक्रिय फॉर्म इसका क्या है, पेप्सिनोजन का सक्रिय फॉर्म है पेप्सिन और प्रोनेनिन का सक्रिय फॉर्म है रेनिन। ठीक है, कैसे बनता है, तो HCl की मिलने की वजह से बनता है, प्लस HCl। ठीक है, इसमें क्या होता है, केवल दूध का पाचन होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन। तो ध्यान रखिएगा, दूध में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो रेनिन। ठीक है, और पेप्सिन में क्या होता है, तो जितने भी प्रकार के प्रोटीन हैं, सारे प्रोटीन का पाचन कहां पे होता है, सारे प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन में। ठीक है, तो रेनिन केवल दूध के प्रोटीन को पचाता है, दूध के प्रोटीन को केसिन कहते हैं, जबकि पेप्सिन क्या करता है, सारे प्रकार के प्रोटीन को पचाने की क्षमता रखता है, यानी कि दूध वाला प्रोटीन भी। लेकिन यहां पे एक चीज और, रेनिन जो है मात्र 15 साल तक ही काम करता है, मैक्सिमम 15 साल, इसके बाद नहीं। कभी कभी तो 10-12 साल भी लिखता है किताब में। तो ध्यान रखिएगा, रेनिन जो है मैक्सिमम 15 साल की अवस्था तक ही काम करेगा, इसके बाद ये डीएक्टिव हो जाता है, ये काम नहीं करता है। तो इसके बाद 15 साल के बाद क्या होता है, क्या हम लोग दूध नहीं पचाते हैं, हाँ दूध पचाते हैं, लेकिन उसको पचाने का काम कौन करेगा, तो पेप्सिन। क्योंकि पेप्सिन जो है सारे प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है, यानी कि दूध का भी प्रोटीन का ही पाचन कर देगा। ठीक है, तो अब एक और बच गया, म्यूकस कोशिका, यानी कि श्लेष्मा कोशिका। आपको हम बता चुके हैं श्लेष्मा कोशिका का काम क्या है। श्लेष्मा का स्राव करना इसका काम होता है। ये मान लिया कि अमाशय का दीवार है, अब इसमें से HCl का स्राव हुआ, और जैसे ही HCl का स्राव होगा तो हो सकता है कि अमाशय की दीवार को भी पचा दे, हो सकता है। ये क्या करता है, इसमें से श्लेष्मा का स्राव हुआ, और जब श्लेष्मा का स्राव हुआ तो एक चारों तरफ एक आवरण बना देगा इस तरह से। जो आंत की दीवारों को पचने से बचाएगा। भोजन कहां पे होगा, तो इसी के अंदर होगा भोजन, इसी के अंदर होगा भोजन, और HCl भी होगा तो बस इसी पे टाइप से होगा ऐसे। शायद समझ गए होंगे, है ना। यही कारण है, इसी के कारण यानी म्यूकस कोशिका से, या फिर इसको श्लेष्मा कोशिका कहेंगे, यहीं से श्लेष्मा का स्राव होता है, जो भोजन को, है ना, सॉरी आंत को पचने से बचाता है। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला पढ़ लेते हैं हम लोग, पेराइटल कोशिका से क्या निकलता है, HCl अम्ल का स्राव होता है। यह क्या करेगा, देखिए गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करता है। अच्छा, गैस्ट्रिक हार्मोन पहले हमको इसके बारे में लिख देना चाहिए था, जी कोशिका के बारे में। यह गैस्ट्रिक हार्मोन का क्या करता है, स्राव करता है। यह पेराइटल कोशिका तथा पेप्टिक कोशिका क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, यानी कि सक्रिय कर देता है। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद पेराइटल कोशिका, पेराइटल कोशिका से क्या निकलता है, HCl अम्ल का स्राव होता है। ठीक है, HCl अम्ल का स्राव होता है। देखिए गैस्ट्रिक हार्मोन क्या किया, पेराइटल कोशिका और पेप्टिक कोशिका दोनों को क्या कर दिया, सक्रिय कर दिया। पेराइटल से किसका निकलता है, HCl का स्राव होता है, और पेप्टिक कोशिका से दो प्रकार के एंजाइम निकलता है, एक पेप्सिनोजन और दूसरा प्रोरेनिन एंजाइम का स्राव हुआ। HCl के द्वारा यह अक्रिय एंजाइम सक्रिय एंजाइम में बदल जाता है। पेप्सिन एंजाइम सभी प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन रेनिन एंजाइम केवल दूध के प्रोटीन का ही पाचन करता है। रेनिन एंजाइम केवल शिशु अवस्था से ही में ही निकलता है। तीसरा है म्यूकस हार्मोन। इसका मुख्य काम भोजन को चिकना बनाना होता है तथा HCl अम्ल से अमाशय की दीवारों को सुरक्षा करना होता है। ठीक है, अगला है मुख्य कोशिका यानी पेप्टिक कोशिका। हम बता चुके हैं, इससे दो प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है, एक पेप्सिनोजन जो कि निष्क्रिय होता है, और दूसरा प्रोरेनिन, ये भी निष्क्रिय होता है।
ठीक है। अगला है पेराइटल कोशिका, इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, ये बता चुके हैं। अल्कोहल, अल्कोहल का पाचन कहाँ होता है? अवशोषण, अल्कोहल का अवशोषण ध्यान रखिएगा अमाशय में ही हो जाता है, आंख तक पहुंचता भी नहीं, अमाशय में। जैसे यहाँ पर लिक्विड कोई पिए सोमरस, वो जैसे ही जाएगा अमाशय में, वो क्या हो जाएगा, वहीं पे अवशोषित हो जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। तो अल्कोहल का अवशोषण कहाँ होता है? अमाशय में ही होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl के बारे में देख लेते हैं। तो HCl कहां से निकलता है? तो HCl निकलता है पेराइटल कोशिका से, पेराइटल कोशिका। इसको ऑक्सेंटिक कोशिका भी कहते हैं, ऑक्सेंटिक कोशिका। यह भोजन को क्या करेगा? तो सबसे पहला काम यही है कि भोजन को अम्लीय कर देगा। अब हम आपको टाइलिन के बारे में बताए थे कि 6.8 pH पर काम करेगा, और जैसे ही भोजन अम्लीय हुआ, pH कितना गिर के हो गया? 2, है ना, 2, 3 के आसपास, 1 pH 1 हो गया, चाहे 2 हो गया, चाहे 3 हो गया, इससे तो कम हो गया ना, तो टाइलिन क्या हो जाएगा? यहाँ पे निष्क्रिय हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइलिन क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। जब टाइलिन निष्क्रिय ही हो गया तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पे कैसे होगा? ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन बिल्कुल नहीं होता है। इसके पीछे रीजन यही है, टाइलिन एंजाइम का निष्क्रिय हो जाना। क्यों भाई? तो अम्लीय में ये काम करता ही नहीं है। 6.8 pH पर अच्छा काम करेगा, जैसे ही pH कम होगा, यानी कि 1, 2 या 3, ये टाइलिन एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, क्रिया क्या हो जाती है? समाप्त। HCl का और काम क्या है? सबसे बड़ी काम, जो भी आप खाना खाएं, अगर आप चबा कर खाए हैं तो हो सकता है वहीं पे लाइसोजाइम एंजाइम जो है जीवाणुओं को मार दे, लेकिन हो सकता है कि आप बस 1 से 2 कांटा काटे और सीधे पेट में। अब क्या करेगा? आपके साथ भोजन के साथ साथ क्या गया? जीवाणु भी पेट के अंदर गया, और पेट के जीवाणुओं को कौन मारेगा? यही HCl मारने का काम करता है, ठीक है। ज्यादा देर तक अगर जीवाणुओं के संपर्क में भोजन रहेगा तो सड़ेगा, तो इसका मतलब यह है कि ये भोजन को सड़ने से भी क्या करता है? बचाता है। कौन? HCl। और क्या करता है? ये तो शुरू में ही बताए थे, पेप्सिनोजेन और प्रोनेनिन को सक्रिय कर देता है, यानी कि निष्क्रिय एंजाइम को क्या करता है? सक्रिय एंजाइम में कन्वर्ट करता है, रेनिन और पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय एंजाइम में बदल देता है। निष्क्रिय एंजाइम कौन कौन है? तो पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है? सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, तथा प्रोनेनिन को सक्रिय रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। अब अगला सवाल यह है कि पेप्सिन क्या करेगा? तो देखिए, ये है, मान लिया जाए कि प्रोटीन, इसको तोड़ने का काम करेगा, इस रूप में कर देगा। और हम कल भी बताए थे, यह है आपका प्रोटीन, प्रोटीन, और ये क्या है? पेप्टाइड, और यह है अमीनो अम्ल, यह है पेप्टाइड। अभी भी पूरी तरह से नहीं पचा है, प्रोटीन का पाचन हुआ है, पाचन की क्रिया भले ही शुरुआत हो गया है प्रोटीन का, लेकिन पचा नहीं, ये पेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ, और फाइनली पचाएगा तो ये बनेगा अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। इस रूप में कौन लेके आएगा? बड़ा अणु है, इसको छोटा छोटा अणु में कौन लेके आएगा? तो पेप्सिन, पेप्सिन। और इसको इस फॉर्मेट में कौन लेके आएगा? तो आगे पढ़ेंगे हम लोग ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम होता है पेप्टाइड को किस में तोड़ देना? अमीनो अम्ल में तोड़ देना। तो देख लेते हैं पेप्सिन एंजाइम के बारे में। पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ये 1 से 2 pH पर कार्य करता है, ठीक है। ये करेगा क्या? ये सभी प्रकार के प्रोटीनों का पाचन करता है पेप्सिन। यह प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टाइड में तोड़ देता है, मतलब इस रूप में तोड़ देता है पेप्सिन। पूरी तरह से नहीं बचाया है। रेनिन का काम क्या है? स्तनधारियों के केवल शिशुओं में, यानी कि 8 वर्ष तक रेनिन एंजाइम पाया जाता है बस। हम आपको बताए थे 15 साल, तो मैक्सिमम 15 तक हल्का हल्का निकलता है, यानी कि शिशु अवस्था में ही ये रेनिन का स्राव बंद हो जाता है। इसका मतलब है अब जो है दूध के प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? तो सिंपल सी बात है, ये पेप्सिन करेगा। या दूध के प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। दूध के प्रोटीन को क्या कहते हैं? केसिनोजेन या फिर केसिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 8 वर्ष के बाद दूध का पाचन
कौन सा एंजाइम करेगा? पेप्सिन नामक एंजाइम करता है। इन चारों कोशिकाओं से निकलने वाले पदार्थ है ना, जो भी इन चारों कोशिका से कौन कौन सा निकल रहा है, देखिए सब जुड़िए इसमें। कौन कौन निकला? एक दो निकला HCl, एक निकला पेप्सिन, और क्या निकला? रेनिन, और क्या निकला? गैस्ट्रिक हार्मोन, और क्या निकला? तो सलेस्मा। ये सब जब मिल जाता है तो इनके संयुक्त फॉर्म को कहते हैं जठर रस। जठर रस है ना। तो ऐसा नहीं कि जठर रस कहीं और से निकलता है, इन सभी के मिश्रण को क्या कहा जाता है? जठर रस कहा जाता है। अब ये बताइए HCl का पीएच कितना होता है? 1 से 2 के बीच में होता है। इसका मतलब साफ है कि जठर रस का पीएच कितना होगा? 1 से 2 के बीच होगा। तो इनके संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? जठर रस कहा जाता है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो टाइलिन की क्रिया क्या हो जाती है? यहाँ पे समाप्त हो जाती है। टाइलिन आके निष्क्रिय हो जाता है, इस कारण से ऐसा होता है। ठीक है। जठर रस का पीएच कितना होता है? 1 से 4.5 के बीच होती है ना। मान लिया जाए कि आप खाना खाएं, है ना, और जठर रस निकलना शुरू हुआ 1 से 1.5 लीटर, लेकिन साथ में आप इतना भरा भोजन, साथ में आप जो है यहां तक पानी पी लिए। अब बताइए जठर रस का पीएच बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली अब 1.5 तो रहेगा नहीं। आप अग्नि को बुझा रहे हैं, इसे कहा जाता है जठराग्नि। जठराग्नि बुझेगा, है ना, इसका पीएच बढ़ेगा, यानी कि भोजन अब पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, भोजन करने के तुरंत बाद कभी भी भोजन करने के तुरंत बाद पानी का सेवन ना करें, आधा घंटा के बाद ही पानी का सेवन करें। इसके पीछे रीजन है कि यदि आप भोजन करने के तुरंत बाद पानी पिएंगे तो जठर रस की अभिक्रिया को क्या कर देंगे? आप कम कर देंगे। जठर रस क्या करता है? भोजन को, है ना, टुकड़ा टुकड़ा में बदलने का काम करता है। एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में बदल जाएगा, और ये टुकड़ा को कहते हैं हम लोग काई। अब देखिए, चाय हो गया, कॉफी हो गया, अल्कोहल हो गया, इरेगुलर डाइट। आप ऐसा डाइट कर रहे हैं, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी उपवास, है ना, लंबे समय तक आप भूखे रहते हैं, दर्द निवारक गोली खाते हैं, या फिर शादी का खाना खाते हैं। अगर ये सब करते हैं, यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा HCl जो है तेजी से क्या हो जाएगा? स्रावित होगा, बहुत तेजी से स्रावित होगा। ठीक है। इससे क्या बढ़ेगा? HCl की मात्रा अगर बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, है ना, और इसी को कहते हैं हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर। ये बहुत ज्यादा में अगर मात्रा में निकलेगी तो होगा क्या कि श्लेष्मा कितना देर तक बर्दाश्त करेगा? एक समय के बाद क्या करेगा? श्लेष्मा भी सिलेंडर कर देगा। जब HCl बहुत ज्यादा मात्रा में स्रावित होगा तो आपके पेट के दीवारों में क्या हो जाएगा? अल्सर नामक बीमारी आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा घाव कर देगा। देखिए आप कह सकते हैं कि आहार नाल को ही पचाना शुरू कर देगा। ये देखिए, इसे कहते हैं अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, है ना। इसे क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। ठीक है। और जब गैस्ट्रिक अल्सर होगा तो सिंपल सी बात है, इसको ठीक कैसे किया जाए? तो एसिड है ना ये, तो एसिड का यानी कि अम्ल है, अम्ल की क्रिया किससे करवा देते हैं? तो अम्ल की क्रिया क्षार से करवा देंगे तो क्या बनेगा? लवण, और क्या बनता है? जल बनता है। इसका मतलब है आप दवा के रूप में क्या देंगे? क्षार देंगे, है ना। एंटा एसिड इसको कहते हैं, एंटा एसिड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यह है एंटा एसिड। ठीक है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, MgOH होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, MgOH होल ट्वाइस को। ये एंटा एसिड है, यानी कि क्षार है। अम्ल और क्षार का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। ठीक है। तो आज के बाद कभी भी अपच जैसा हो तो ऐसा ना हो कि नींबू गार के आप पी लें। नींबू और ज्यादा एसिड है ना, और भी ज्यादा आपको प्रॉब्लम में क्रिएट कर देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? कुछ क्षार का सेवन कर लेंगे। ठीक है, यह है एंटा एसिड। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यह है गैस्ट्रिक अल्सर, यानी आंत की दीवारों का आंशिक पाचन क्या कहलाता है? गैस्ट्रिक अल्सर कहलाता है। किसी भी कारण से HCl अधिक मात्रा में बन जाए तो अम्लीयता और गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। अम्लीयता मतलब हो गया गैस की बीमारी,
और गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं आंतों की दीवारों का आंशिक पाचन। पेप्सिन एंजाइम द्वारा आमाशय की दीवारों का आंशिक पाचन क्या कहलाता है? अल्सर कहलाता है। ठीक है, जिस कारण से आंत की दीवारों में क्या हो जाता है? घाव हो जाता है। अच्छा, पचाएगा कौन? तो सिंपल सी बात है, पेप्सिन ही प्रोटीन को पचाता है और आपका आंत का दीवार भी प्रोटीन का बना होता है, उसको भी पचा देता है, जिस कारण से आंत की दीवारों में घाव हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह का घाव हो गया। अब अगला सवाल है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो सिंपल सी बात है, या तो आप HCl का स्राव रोक दीजिए, या फिर अम्ल ज्यादा मात्रा में यहां पे है तो क्या आप डाल दें? क्षार डाल दें, एंटासिड, ताकि अम्ल की क्रिया को ही क्या कर दे? कम कर दे। यहां पे लिखा हुआ है गैस्ट्रिक अल्सर या जठर घाव के इलाज के लिए क्या डाला जाता है? एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या हो जाता है? ये ठीक हो जाएगा। एंटासिड यानी कि जैसे ही जठर रसी निकलेगा, अम्ल निकलेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्षार में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही क्षार में कन्वर्ट हो जाएगा तो पेप्सिन एंजाइम काम ही नहीं करेगा। जब काम ही नहीं करेगा तो इसको फिर पचाएगा ही नहीं, कि धीरे 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 आपकी आंत की दीवार ठीक हो जाएगी, घाव ठीक हो जाएगी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, यही एंटासिड है। MgOH होल ट्वाइस या फिर AlOH होल ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, अब ये तो हुआ एंटासिड। अब हम ऐसा करते हैं कि जहां से ये HCl का स्राव हो रहा है ना पेराइकल कोशिका से, उसी को क्या करते हैं? डीएक्टिव कर देते हैं कुछ समय के लिए। तो उससे भी हो सकता है कि पेराइकल कोशिका को क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। तो क्या इसको बंद किया जा सकता है? बिल्कुल बंद किया जा सकता है। कुछ दवा है जिसके थ्रू पेराइकल कोशिका को ही क्या कर दिया जाता है? कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके लिए कुछ दवा है, याद रखिएगा, ओमेप्रोजल। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ओमेप्रोज है ना, पेंटाप्रोजल, एमोप्रोजल और एनिटिडीन, ये तीन वो है, आप याद रखिएगा। पेंटाप्रोजल, ओमेप्रोजल और एनिटिडीन। ये क्या करता है? तो पेराइटल कोशिका को ही क्या करता है? पेराइटल कोशिका को ही कुछ देर के लिए डीएक्टिव कर देता है। और जब डीएक्टिव हो गया, इसका मतलब साफ है उसमें से HCl का स्राव होगा ही नहीं। जब HCl का स्राव होगा ही नहीं तो यहां पे अम्ल बनेगा ही नहीं। ठीक है, और धीरे 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 आपका आंत का जो घाव है, जो अल्सर है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ऐसे भी अल्सर है जिसको हो जाता है भूख कम लगती है, ऐसी स्थिति में आप खाना भी कम खाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर ये भी बोलता है कि कम मात्रा में खाना खाएं, धीरे 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 क्या हो जाएगा? ये ठीक हो जाएगा। तो कौन कौन सा दवा है? पेंटाप्रोजल, ओमेप्रोजल और एनिटिडीन। ये HCl के स्राव को ही क्या कर देता है? बंद कर देता है।